मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दो रोज बाद आरिफ ने बशीर के शागिर्द लड़कों की मीटिंग बुलाई क्योंकि आरिफ को ही सरपरस्त की हैसियत हासिल थी। मैंने तमाम रुपया आरिफ और नजीर के हवाले किया, जिसे दोनों ने जॉइंट अकाउंट खोलकर बैंक में रखवा दिया। इस रकम से लड़कों की मजीद तरबियत और उनकी जायज जरूरियात के लिए रुपया निकलवाया जा सकता था। बशीर का कोई नजदीकी वारिस तो था नहीं जिसे ये रुपया दिया जाता, इसलिए इसका बेहतरीन मसरफ हमने यही समझा कि उसके रुपए को उसके जाननिसारों पर ही खर्च करना चाहिए। बशीर की सही कदर तो हमें उसके मरने के बाद आई, जब पता चला कि बशीर ने गिराज अपनी मौत के बाद बेचकर उस रुपए से छत्तालाल मियां की मुस्लिम कंवारी लड़कियों और ज़ईफ मर्दों और औरतों में बांटने की कानूनी वसीयत कर रखी थी। मेरे मशवरे से आरिफ ने वो गिराज बशीर के जमाशुदा पैसों में से 3 लाख में खरीद ली। बशीर के जाननिसारों को फिर मिल बैठने और मुस्तकबिल में अपनी कार्रवाइयों के लिए जगह मैसर आ गई। जिन लड़कों को बशीर ने मोटर मैकेनिक का काम सिखाया था, उन्होंने वर्कशॉप संभाल ली। छत्तालाल मियां वालों को जब बशीर की वसीयत और गुंडे के खोल में एक मोहब्बत करने वाला शरीफ इंसान दिखाई दिया तो बहुत सारी प्राइवेट कारें और टैक्सियां उसकी गिराज की गाहक बन गईं। मैकेनिक लड़कों ने भी खूब मेहनत की। गिराज का काम और शोहरत रोज बरोज बढ़ती गई। दिन को वहां मोटरों की मुरम्मत का काम होता था और रात को तरबियत और मुस्तकबिल में कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी की जाती थी। क्या अब भी मुझे आकिल के कत्ल का मुजरिम ठहराया जा सकता है? एक बात बयान में रह गई। बशीर की सेफ से मिले असलहे को मैंने अपने साथियों की तहवील में दे दिया, क्योंकि मुझे खदशा था कि नौजवान लड़के जज्बात में बहकर कोई ऐसी नादानी न कर बैठे जिसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़े। रामपुरी चाकू का इस्तेमाल तो वो बशीर से सीख ही चुके थे। बारूदी असलहा उन्हें देना दानिशमंदी न थी। मेरे साथी और मैं पहले ही आसाब शिकन माहौल में रह रहे थे। बशीर के कत्ल ने तो हमें बिल्कुल ही हिलाकर रख दिया था। हमारी हालत का अंदाजा वही कर सकते हैं जिन्हें हवाई सफर के दौरान कभी जहाज के एयर पॉकेट में आकर सैकड़ों फुट यकलख्त नीचे चले जाने या तूफान में घिरकर डगमगाने का तजुर्बा हुआ हो। सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऐसी कैफियत के दौरान मुसाफिरों की जो हालत होती है, हम लगातार और मुसलसल तकरीबन 10 माह से उसका शिकार थे। बशीर के कत्ल के 2 हफ्ते बाद मैंने साथियों को पहले से तयशुदा छुट्टी पर जाके ताज़ादम होने को कहा, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें मासिवाए डाक की वसूली और भेजने के तमाम सरगर्मियां 15 रोज के लिए मुअत्तल करने को कहा। वो मान गए। मैं खुद भी बेहद ज़हनी दबाव का शिकार था, जिसका मैंने कभी इजहार नहीं किया था। मैं तकरीबन रोजाना साथियों के घर जाता था। आरिफ और नजीर से भी अक्सर मुलाकात रहती थी। मैंने देखा कि मेरे साथी हमेशा अपने बिस्तरों में रजाई ओढ़े लेटे रहते हैं। खुद मेरी हालत ये थी कि उन 2-3 घंटों को छोड़कर जो मैं साथियों के पास जाने और उनके साथ बातचीत में सर्फ करता था, बाकी सारा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था। मैंने महसूस किया कि ऐसी हालत में अगर मजीद चंद रोज हमने गुजारे तो आसाबी तनाव हम सब पर हावी हो जाएगा और हम मजीद कोई मिशन पूरा करने के काबिल न रहेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 65 की जंग के बाद सीज फायर के दौरान पाकिस्तानी और भारतीय फौजें एक दूसरे की फायरिंग रेंज में मोर्चों में दुबकी रहती थी। पाकिस्तानी फौजी आधी रात के वक्त मिलकर बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर का नारा लगाते और फौरन ही भारतीय फौजी हजारों गोलियां फायर कर देते। भारतीय फौजी अलसुब हाजात से फरागत के लिए चमकती गड़वियां लिए हुए मोर्चों से बाहर निकलते तो पाकिस्तानी जवान गड़वियों का निशाना बांधकर 2-4 फायर कर देते। बस फिर न हाजात बाकी रहती और न ही गड़वियां, और कई घंटे भारत की तरफ से मुसलसल फायर जारी रहता। पाकिस्तानी फौजियों ने तो इसे एक रोजमर्रा का खेल बना लिया था। उधर भारतीय फौज की हालत दिगरगूं थी। आखिरकार सेक्टर कमांडरों के इजलास में उस सेक्टर के भारतीय ब्रिगेडियर ने पाकिस्तानी सेक्टर कमांडर से गिड़गिड़ाकर इल्तिजा की कि एक तो पाकिस्तानी फौजी रात को अल्लाह अकबर का नारा न लगाएं और दूसरे गड़वियों पर फायर करना छोड़ दें। कई भारतीय फौजी अल्लाह अकबर के नारे से अपने हवास खो बैठे और चीखते चिल्लाते फायर करते नो मैंस लैंड से भी आगे बढ़कर पाकिस्तानी गोलियों का शिकार हो चुके थे। लहू गर्म रखने के लिए हमें लपक
टपकना, झपटना और झपट कर पलटने की अशद जरूरत थी। मैंने हंगामी बुनियादों पर एक प्रोग्राम बनाया और आरिफ के जरिए लड़कों को शाम 6 बजे गिराज में मीटिंग के लिए इकट्ठे होने का कहा। अगले रोज हम पांचों आरिफ को साथ लेकर गिराज पहुंचे। तमाम लड़के वहां मौजूद थे। मैंने उन्हें कहा कि हमें अब हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी सरगर्मियों को तंदही से जारी रखना चाहिए। हिट एंड रन की पॉलिसी के तहत आप लोगों को अपने टारगेट चुनने हैं। चूंकि लड़के दिल्ली और गिरदोनिवाह से बखूबी वाकिफ हैं, लिहाजा हर 3 लड़कों की टोली का इंचार्ज मेरा एक साथी होगा। मैंने 9 लड़कों की 3 टोलियां बनाई और अपने 3 साथियों को उनका इंचार्ज बना दिया। नंबर 2 को मैंने उनमें शामिल न किया। मैंने उन्हें कहा कि टारगेट चुनते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि शहरी आबादी को जानी या माली नुकसान न पहुंचे। हमारा मकसद सिर्फ सरासीमगी फैलाना और इन यूनिफॉर्म लोगों के खिलाफ अवाम में नाअहली के जज्बात पैदा करना है। टारगेट चुनने के बाद वो मुझे टारगेट की तफसीलात बताएं और अगर टारगेट हर लिहाज से मुफीद और महफूज हुआ तो मैं उस टारगेट के लिए जरूरी सामान मुहैया करूंगा। मैंने लड़कों से कहा कि परसों सुबह 9 बजे कश्मीरी गेट, गांधी की समाधि और लाल किले के सामने बिलतरतीब A, B और C ग्रुप पहुंच जाएं, जहां पर मेरे तीनों साथी उन्हें मिलेंगे और टारगेट्स की तलाश में उनके हमरा रहेंगे। सबने इस प्रोग्राम को पसंद किया। मेरे साथी भी अपनी असली फॉर्म में आ गए और इस नए मिशन के लिए ज़हनी तौर पर वो खुद को तैयार करने लगे। इन टारगेटों की तलाश से मेरा एक और मकसद भी था। मैं चाहता था कि मेरे साथी दिल्ली से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएं और मैं भी उनकी हासिल करदा मालूमात की रोशनी में दिल्ली के नक्शे पर उन सब जगहों पर निशान लगा सकूं जहां ऐसी कार्रवाई की जा सकती थी, और वो हसास मकामात जो अब तक मेरी नजरों में नहीं आए थे उनके मुतालिक भी जानकारी हासिल कर सकूं। इन तीनों टोलियों ने कम से कम 10-12 इन यूनिफॉर्म हसास मकामात तलाश करने थे। इन यूनिफॉर्म से मेरी मुराद सिर्फ फौजी इलाके ही नहीं बल्कि पुलिस, रिजर्व पुलिस, CBI, नेवी और एयरफोर्स के दफातर के अलावा पुलिस लाइंस, फौजी और ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमिशन पोल भी थे जहां फौज का पहरा होता है। मैंने इस बात की तफसीलन वजाहत कर दी थी। तयशुदा वक्त पर मेरे साथी लड़कों से मुकर्रर जगहों पर मिले और अपने अपने टारगेट्स की तलाश में दिल्ली और गिरदोनिवाह के इलाकों में फैल गए। हर शाम 8 बजे मैं साथियों के घर जाता। हम सब ने दिल्ली और निवाही इलाकों के एक जैसे नक्शे ले रखे थे। मेरे साथी अपने अपने नक्शों पर निशान लगाते और उस इलाके की तफसील मुझे बताते और मैं अपने नक्शे पर निशान लगाकर उनकी हासिल करदा तफसील की समरी लिख देता। यूं तकरीबन 10 रोज में मुझे 14 मुख्तलिफ हसास मकामात की तफसील और निशानदही हासिल हो चुकी थी। मेरे साथी और लड़के भरपूर चुस्ती और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे थे। मैंने इन 14 मकामात की अहमियत के हिसाब से दर्जाबंदी कर ली और 3 दिन मैं अपने साथियों के साथ इन सब मकामात पर गया। अटैक का वक्त और भागने के रस्तों का तयन किया। दर्जाबंदी में अव्वल अहमियत मैंने रेडियो ट्रांसमिशन पोल एरिया, 2M CBI हेडक्वार्टर्स और तीसरी पोजीशन 3 मकामात यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवल रिक्रूटिंग सेंटर्स को दी। इन तमाम मकामात पर हमलों के वक्त मुदाफियत का कोई इम्कान न था और मेरे साथियों और लड़कों को ग्रुप्स की सूरत में हमला करने और 2-2 की टोली में भाग जाने का अमली तजुर्बा हो जाता। मैंने अपने नए हमदर्द सनतकार से राब्ता किया और मजीद 15 टाइम बम तलब किए। उसने 1 हफ्ते में बम मुहैया करने की मोहलत ली। मैं चाहता था कि लड़कों और अपने साथियों की कारकर्दगी अगर हौसला अफजा रही तो उस सबसे बड़े मिशन को अंजाम देने की कोशिश करूं जिसके मुतालिक मेरे सीनियर्स ने दौरान तरबियत मुझे बताया था कि वो मिशन हमारा प्रेस्टीज मैटर बन चुका है। मैंने भारत में अब तक के क़याम के दौरान जब भी उस मिशन के मुतालिक सोचा, अपने साथियों की मुख्तसर तादाद और मिशन सर अंजाम देने के लिए मतलूबा सामान का न होना आड़े आया। अब इन निडर लड़कों की वजह से हमारी अददी कमी पूरी हो चुकी थी और नए हमदर्द के जरिए हर तरह के मतलूबा असलहे का हुसूल भी मुमकिन बना दिया गया था। हमारे सीनियर्स ने भी ये नया इंतजाम गालिबन इसलिए किया था कि हमारी गुज़श्ता कारकर्दगी से वो बहुत मुतासिर हुए थे और उन्हें अपने प्रेस्टीज मिशन में हमारी कामयाबी का इम्कान नजर आता था। वो मिशन था भारत के उस हवाई अड्डे का जिसका रनवे, जंगी तैयारों के पार्किंग रैंप और फ्यूलिंग का इंतजाम पहाड़ में सुरंगें खोद कर पहाड़ के अंदर किया गया था और 1/3 रनवे भी पहाड़ के अंदर ही था। और वहां भारत ने अपने अपग्रेडेड MiG-21, रूसी Su-7 के अलावा रूसी ताउन से भारत में तैयार करदा HF-24 जहाज महफूज किए हुए थे। हमने पहले रोज रेडियो ट्रांसमीटर पोल्स CBI हेडक्वार्टर्स पर सुबह 7 बजे और आर्मी और एयरफोर्स रिक्रूटमेंट सेंटर्स पर
पर शाम 6 बजे हमले का वक्त मुकर्रर किया। इन औकात में मदाफियत का बहुत कम इम्कान था और अगर उनका जानी नुकसान होता भी तो बहुत कम होता। एक ही दिन में 4 मुख्तलिफ हसास मकामात पर बम धमाकों से तबाही, और वो भी भारतीय दारुल हुकूमत में, पूरे भारत को हिलाकर रख देती। मैंने कई बार इन चारों टारगेट्स पर जाकर हमले के बाद भागने के रस्तों का तयन किया। दुश्वारी सिर्फ रेडियो ट्रांसमीटर पोल्स पर हमले के बाद फरार की राह का तयन करने में पेश आई। ट्रांसमिशन के पोल्स दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के खत्म हो जाने के बाद मेन जीटी रोड पर दिल्ली से करीबन 30 किलोमीटर के फासले पर थे और वो सारा एरिया खारदार तारों से घिरा हुआ था। अंदर दाखिल होने का सिर्फ एक रास्ता था और ट्रांसमिशन पोल्स के दरमियान रिले स्टेशन के 2 कमरे और गार्ड्स के लिए भी 2 कमरे बने हुए थे। निगरानी के दौरान मुझे एक वक्त में सिर्फ 2 गार्ड ही दिखाई दिए जो बेशतर वक्त गार्ड रूम में ही गुजारते थे, क्योंकि बादलों की वजह से उन्हें धूप सेंकने को मयसर न थी। पिछली जानिब की खारदार तारों को काटकर रिले स्टेशन तक बगैर गार्ड्स की निगाह में आए पहुंचना बहुत आसान था। मसला सिर्फ बम रखने के बाद मेन रोड तक वापस आना और वहां से दिल्ली तक आने का था। इसका हल यूं निकाला गया कि बम को ऑन करके फटने का वक्फा 45 मिनट का रखा जाए। वापसी के लिए गाड़ी मुहैया करने की जिम्मेदारी आरिफ को सौंपी। सीबीआई का हेडक्वार्टर पुरानी दिल्ली में एक कदीम इमारत में कायम था। एक बगैर दरवाजों के मुगलिया दौर के तर्ज का दाखिले का इतना बड़ा दरवाजा था कि बड़ा हाथी भी बासानी गुजर जाए। दरवाजे से गुजरकर मुस्ततील मैदान में अमले की और सरकारी गाड़ियों की पार्किंग थी और उस मैदान के 3 अतराफ बरामदे और कमरे बने हुए थे। हमें यकीन था कि वहीं पर जेर जमीन टॉर्चर सेल और लॉकअप भी जरूर होंगे। यहाँ पर प्रोग्राम के मुताबिक पार्किंग लॉट में सरकारी गाड़ियों के दरमियान वाली गाड़ी में बम रखना था ताकि धमाके से दोनों अतराफ खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचे। सुबह 7 बजे स्वीपर्स के भेस में उन गाड़ियों तक पहुंचना और बम रखने के बाद फरार होना बहुत आसान था। नेवल रिक्रूटिंग सेंटर को हमने फिलहाल अपनी लिस्ट से निकाल दिया था। आर्मी और एयरफोर्स रिक्रूटिंग सेंटर्स पर शाम 4 बजे के बाद सिर्फ 2-3 गार्ड्स और स्वीपर्स की हुक्मरानी होती थी। इन दोनों जगहों की 4 दीवारी 4 से 5 फुट तक बुलंद थी और उसे फलांग कर असल इमारत के बड़े दरवाजे तक पहुंचना और बम रखकर दरवाजा बंद होने की सूरत में खिड़की का शीशा काट कर बम अंदर फेंकना और सलामती से वापस लौटना भी ऐसा दुश्वार न था। इन दोनों जगहों पर बम फटने का वक्फा 30 मिनट रखने का तय हुआ। ये दोनों सेंटर्स भी नई दिल्ली में सिफारत खानों के करीब ही जनपद के इलाके में वाक़ थे। मैंने इन हमलों के दौरान पेश आने वाली हर मुमकिन दुश्वारी और तमाम जुजियात पर अपने साथियों से कई बार मशवरा किया। लड़कों को कई बार रिहर्सल करवाई। हमारा होमवर्क पूरी तरह से मुकम्मल था और हम सब उस पर मुत्तफिक और मुतमईन थे। हमले के वक्त तक का तयन किया जा चुका था। अब हमें बमों की वसूली के बाद सिर्फ तारीख का तयन करना था। मैंने ये फैसला किया था कि ये हमले इतवार के रोज किए जाएं, क्योंकि छुट्टी की वजह से एक तो सीबीआई की बेशतर गाड़ियां हेडक्वार्टर्स में मौजूद होंगी और दूसरा रिक्रूटिंग सेंटर्स पर भी बिल्कुल खामोशी होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात उम्मीदवारों के टेस्ट खासी देर तक जारी रहते थे। मेरी हिदायत पर मेरे साथियों ने खारदार तार काटने के लिए एक बड़ा कटर, रबड़ के बड़े दस्ताने, स्वीपर्स के मखसूस लिबास, शीशा काटने के लिए हीरा लगी कलमें, शीशे को बगैर आवाज अलहदा करने के लिए रबड़ के वैक्यूम, ये वैक्यूम रबड़ बच्चों की खिलौनों की दुकानों से खरीदे तीरों के आगे लगे वैक्यूम रबड़ थे। अपने और लड़कों के लिए कैनवस शूज और ऊनी टोपियां जिन्हें खोलकर गर्दन तक लाया जा सकता था और सिर्फ आधा चेहरा दिखाई देता था, और इन टोपियों पर पुश्त की जानिब सिर्फ आंखों की जगह सुराख कर लिए ताकि अगर जरूरत पेश आए तो हमले के दौरान उनकी शनाख्त न हो सके। गर्ज़े के प्लान के मुताबिक हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल थी। इस बार भी मुझे इन मिशंस को सिर्फ मॉनिटर करना था, अमली हिस्सा नहीं लेना था। तयशुदा मकाम और वक्त के मुताबिक मुझे 2 सूट केसों में हिफाजत से पैक किए हुए 15 टाइम बम भी मिल गए। अपने साथियों को एक्टिवेट करने के लिए मैंने चारों जगहों पर बम प्लांट करने की जिम्मेदारी सौंपी। लड़कों ने उन्हें कवर देना था। सुबह वाली 2 टोलियों में से एक को उसी शाम दूसरे टारगेट पर हमला करना था। ये टोली मेरे जूडो कराटे के माहिर साथी की जेर निगरानी थी। मेरे नंबर 2 ने बहुत जिद की कि उसे भी चारों में से एक मिशन दिया जाए, लेकिन मैंने उसे इजाजत न दी। हमारा ट्रांसमीटर ऑपरेटर वही था और खुदा न खास्ता मिशन में नाकामी की सूरत में हमारे ट्रांसमीटर का पाकिस्तान से राब्ता खत्म हो जाता। मैंने इस मिशन के लिए भी पाकिस्तान से इजाजत नहीं ली थी। मुझे एक जनरल हिदायत दी गई थी कि हर वो काम करो जिससे अवाम में सरासीमगी फैल सके, और इसी हिदायत के तहत मैंने गुज़श्ता और ये मिशन तरतीब दिए थे। मैंने आइंदा जुम्मे की शाम साथियों के हमरा लड़कों से मीटिंग की।
आरिफ और नजीर भी इस मीटिंग में शामिल थे। मैंने उन्हें आखिरी हिदायत दी और बताया कि आइंदा इतवार को ये मिशन सरअंजाम देने हैं। मेरे साथियों के पास अपना असलहा था। बशीर के सेफ से मिले असलहे में से मैंने 3 रिवॉल्वर और गोलियां तीनों टोलियों के स्मार्ट लड़कों को दी और कहा कि असलहे का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में किया जाए जब कोई और रास्ता बाकी न रहे और मिशन मुकम्मल करने के बाद असलहा मेरे साथियों को वापस कर दिया जाए। आरिफ के जिम्मे गाड़ी का इंतजाम करना और ट्रांसमिशन पोल्स तक चारों को ले जाने और वापस लाने की ड्यूटी थी। तमाम इंतजामात और हिदायत को आखिरी बार दोहरा कर हम वापस चले आए। साथियों को घर पर छोड़कर मैं अपने होटल वापस आ गया। मैंने साथियों को अलहदगी में खबरदार कर दिया था कि अगर उनकी टोली का एक लड़का भी गैर हाजिर हो तो मिशन को मुलतवी कर दें। बशीर के कत्ल के वाक़े ने मुझे बेहद चौकन्ना कर दिया था और मुझे किसी पर भी पूरा एतबार नहीं था। इस मिशन की तमाम तफसीलात और प्लानिंग मैं बयान कर चुका हूँ। इतवार की सुबह 7 बजे ही मैं साथियों के घर पहुंच गया और नजीर, मैं और मेरा नंबर 2 नजीर के ड्राइंग रूम में बैठकर मिशन के नताइज का इंतजार करने लगे। सबसे पहले सीबीआई के हेडक्वार्टर्स जाने वाली टोली का निगरान मेरा साथी आया। उसने बताया कि स्वीपर्स के भेस में उसे गाड़ियों तक पहुंचने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई और वो दरमियान वाली गाड़ी में बम रख कर बिला किसी की नजर में आए वहां से निकल आया है। रिवॉल्वर वाले लड़के ने रिवॉल्वर उसे वापस किया और चारों अलग अलग रास्तों से चले गए। करीबन 1 घंटे के बाद आरिफ मेरे साथी के साथ वापस आया और अपनी कामयाबी का मुजदा सुनाया। बम फटने के वक्त से बहुत पहले ही दोनों टोलियां अपने टारगेट से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। अब हमें अखबारों की जमी में छपने के वक्त तक इंतजार करना था। उस साथी को भी लड़के ने रिवॉल्वर वापस कर दिया था। आरिफ ने बताया कि वो ट्रांसमिशन पोल्स के सामने मेन रोड पर गाड़ी का बोनट उठाकर उनका इंतजार करने लगा और किसी ने भी वहां उसकी मौजूदगी का नोटिस नहीं लिया। चारों कार्रवाई मुकम्मल करके टहलते हुए वापस आ गए और वो गाड़ी भगा कर दिल्ली चला आया। नजीर ने दोपहर के खाने का इंतजाम अपने यहाँ कर रखा था। मैंने खाने के बाद अपने नंबर 2 को भेजा कि अगर कोई जमीमा छपा हो तो ले आए। थोड़ी देर में ही नंबर 2 खुशी से सुर्ख चेहरे के साथ फातिहाना अंदाज में वापस आया। उसके पास अंग्रेजी और हिंदी में छपे जमीमे थे। अंग्रेजी जमीमे में सीबीआई और ट्रांसमिशन पोल्स पर धमाकों की खबरें जली सुर्खियों के साथ छपी हुई थी। मुख्तसर इदारिये में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में धमाके से 7 गाड़ियों के मुकम्मल तबाह होने और बाकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का अहाता करते हुए उस इदारे को बुरी तरह लताड़ा गया था और वजीर दाखिला से इस्तीफा देने का मुतालबा किया गया था। उसी अखबार में ट्रांसमिशन पोल्स पर रिले स्टेशन के मुकम्मल तौर पर तबाह होने और दिल्ली रेडियो स्टेशन के बंद होने पर वजीर मवासलात से भी इस्तीफे का मुतालबा किया गया था। शाम 5 बजे तक अंग्रेजी के 5 मुख्तलिफ जमीमे हमारे पास जमा हो चुके थे। अखबार वालों को क्या मालूम था कि अभी तो सिर्फ इंटरवल हुआ है और बाकी आधा हिस्सा शाम 6 बजे शुरू होगा। हमने एक दूसरे को भरपूर मुबारकबाद दी। शाम को जाने वाली टोली का साथी आराम करने अपने कमरे में चला गया। हम नजीर के ड्राइंग रूम में ही बैठे वक्फे वक्फे से चाय पीते रहे। 5 बजे से कबल ही हमारा साथी शाम के मिशन के लिए तैयार होकर आ गया और हमसे इजाजत लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मेरे नंबर 2 ने मुझे उस मिशन पर जाने की इजाजत देने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उसे कहा कि अनकरीब ही हम सब इस मिशन के मुताल्लिक तफसीलात तय करेंगे जिसमें सबको अपनी सलाहियत दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। उस मिशन में जी भर कर अपने अरमान पूरे कर लेना। शाम को 7 बजे पहली टोली वापस आई। नजीर ने लड़कों को बाहर से ही वापस भेज दिया। मेरे साथी ने एयरफोर्स रिक्रूटिंग सेंटर के हॉल से मुल्हिका कमरे की खिड़की का शीशा काटने और बम फेंकने का बताया। उन्हें किसी मुदाफियत का सामना नहीं करना पड़ा। वापसी पर लड़के ने रिवॉल्वर उसे वापस कर दिया था। अब हम सिर्फ आखिरी टोली की कामयाब वापसी के मुंतजिर थे। थोड़ी देर बाद ही हमारा साथी मुस्कुराता हुआ वापस लौटा। उस साथी का ये आज दूसरा मिशन था। उसने बताया कि शीशे काटने के बाद उसे अलहदा करते वक्त शीशा नीचे गिर गया। एक फौजी गार्ड आवाज सुनकर उधर दौड़ा आया। उसके हाथ में राइफल थी। मेरा साथी उसके बूटों की चाप सुनकर एक तरफ छुप गया। अभी वो फौजी टूटे हुए शीशे का जायजा ले ही रहा था कि उसे कवर देने वाले एक लड़के ने पीछे से आकर अपने चाकू से उसकी गर्दन काट दी। यह सब कुछ 8-10 सेकंड में हो गया। मेरे साथी ने बड़े आराम से बम कमरे में खिड़की के करीब ही पड़ी कुर्सी पर रख दिया और हम सब वापस चले आए। शाम ढले दिल्ली रेडियो स्टेशन अपनी नशरियात इमरजेंसी रिले सिस्टम से बहाल करने में कामयाब हुआ। दूसरे दिन सुबह के अखबारात चारों जगहों पर तबाही के हालात से भरे हुए थे। सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में तबाह गाड़ियों और ट्रांसमिशन लाइन के रिले स्टेशन के मुनहदिम कमरे और तबाहशुदा मशीनरी की तस्वीरें भी थीं। आर्मी और एयरफोर्स रिक्रूटिंग सेंटर्स की तस्वीरें नहीं थीं। अखबारात में ये लिखा था कि इन दोनों इमारतों में बम के धमाके हुए और धमाकों वाले कमरे तबाह हो गए। आर्मी के जवानों ने दोनों इमारतों को घेर रखा था।
गार्ड के कत्ल हो जाने की खबर को सरकारी तौर पर दबा दिया गया था, लेकिन जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाले अखबारात के रिपोर्टर्स को स्वीपर्स ने बता दिया था कि एक गार्ड भी हलाक हो गया है। हमारी इस कामयाबी ने जहां हमें खुशियों से लाद दिया था, वहां पूरे भारत और खुसूसन राजधानी दिल्ली के अवाम में खौफ हरास और अदम तहफ्फुज का बहुत एहसास पैदा हो गया था। अखबारात कई रोज तक इन धमाकों की खबरों से भरे रहे। ट्रिब्यून ने तो अपने इदारे में यहाँ तक लिखा था कि अब हमें वाकई जरूरत है कि सीबीआई आर्मी और एयरफोर्स की हिफाजत के लिए एक अलहदा फोर्स तैयार करें। ऑपोजिशन पार्टियों ने इस मौके को गनीमत जानकर हुक्मरान पार्टी पर बेतरहा कीचड़ उछाली, हत्ता के लोकसभा में भी इस वाक़े पर खासा हंगामा हुआ। अखबारात ने इन धमाकों का जिम्मेदार पाकिस्तान, अलहदगी पसंद सिखों और बाज ने कश्मीर के हुर्रियत पसंदों को ठहराया। इन धमाकों से चंद रोज कबल ही तमिलनाडु की सूबाई हुकूमत को खत्म करके सदर राज नाफिज किया गया था। कई अखबारात ने इसे साबित तमिलनाडु हुकूमत का इंतकामी कारनामा करार दिया। इन धमाकों के बाद दिल्ली को मामूल पर आने में 10-15 रोज लग गए। भारतीय सुरमाओं ने पाकिस्तान के अंदरूनी खलफिशार का फायदा उठाते हुए उसे 1971 में 2 लख्त तो कर दिया था, लेकिन अपनी फितरी बुजदिली के बायस वो हर वक्त पाकिस्तान से खौफजदा रहते थे। न जाने कब ये जख्मी शेर बदला लेने के लिए उठ खड़ा हो। ये तो हमारे उस वक्त के हुक्मरानों की बुजदिली, भारत नवाजी और पाकिस्तान दुश्मनी थी जो पाकिस्तान बदला न ले सका। और 1000 साल तक जंग लड़ने के दावे करने वाले कश्मीर में सीज फायर लाइन को कंट्रोल लाइन करार देने के पर्दे में आजाद कश्मीर में सीज फायर लाइन के करीब फौजी लिहाज से इंतहाई अहम पहाड़ों को भारतीय तसल्लुत में दे आए। यहाँ तक कि इस फैयाजी में उन्होंने शाहराह रेशम की वो पहाड़ियां भी भारत को बख्श दी जिन पर भारत सिर्फ एक हैवी मशीन गन और एक मार्टर से शाहराह रेशम को बंद कर सकता है। मैंने देखा कि मेरे साथियों की पशमुर्दगी अब बशाशत में बदल गई थी। दरअसल किसी मिशन को सरअंजाम देने की ये पहली मुकम्मल जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने निहायत खुश उसलूबी से सरअंजाम दिया था। मैंने आरिफ के जरिए लड़कों को 2-2 हज़ार रुपए भिजवाए और उन्हें आइंदा 20 रोज बिल्कुल नॉर्मल रहने और एक दूसरे से मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि अब डीएमआई के अलावा सीबीआई, एयरफोर्स और आर्मी के जासूस यूनिट भी हमलावरों को हर जगह तलाश कर रहे थे। अपने साथियों को भी मैंने मोहतात रहने का कहा। भारतीय अंग्रेजी और हिंदी के जितने अखबारों में इन धमाकों के मुतालिक खबरें छपती रहीं वो मैंने खरीद लिए। हिंदी अखबार हमें आरिफ की बेटी के तवस्सुत से मिले क्योंकि वो स्कूल में हिंदी पढ़ती थी। मैंने ये सब अखबार आइंदा डाक में पाकिस्तान भेज दिए। मुझे यकीन था कि हमारे इदारे के पास भी भारतीय जासूसों और बॉर्डर स्मगलरों की एक बड़ी खेप होगी जो हिंदी अखबार उन्हें पढ़कर सुनाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।